नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं निर्दमन तिवारी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से दत्ता महोदय में। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी ऑनर्स और एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स में प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स को लेकर के। और इस एग्ज़ाम में, इस सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो आपके 10 बड़े सवाल आने हैं, तो 10 जो ऐसे सवाल जो पुराने प्रश्न पत्रों में खूब कई बार पूछे गए हैं और जिनके आने की काफ़ी उम्मीद है इस बार भी। तो अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स के लिए, जो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसके लिए बात करेंगे। और जो पहला पेपर आपका है लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट में आपके लिए जो 10 सवाल बहुत ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा के लिहाज से, वो 10 सवाल कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस को देख लें। सिलेबस आपका जो है वो 4 यूनिट का है और पहली यूनिट जो आपकी है वो आपको टॉर्ट से इंट्रोड्यूस कराती है और आपका हेडिंग है इंट्रोडक्शन इन टॉर्ट, जनरल कंडीशन ऑफ लायबिलिटी इन टॉर्ट, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया गया है कि टॉर्ट की डेफिनेशन क्या होती है, टॉर्ट में कौन से मेंटल एलिमेंट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, टॉर्ट के डेवलपमेंट का रीज़न क्या है, इंडिया में टॉर्ट के नॉन डेवलपमेंट का क्या रीज़न है, और इसके साथ में मैलिस और इसके काइंड्स के बारे में बताया गया है। और कुछ मैग्जिम्स हैं लाइक यूबिजिस बी रिमीडियम। दूसरी यूनिट की बात करें तो जो टॉर्ट हो जाने पे जो जस्टिफिकेशन है, जो रेमेडीज़ हैं और टॉर्ट में मिलने वाले जो डैमेजेस हैं, जो नुकसानी, जो क्षतिपूर्ति है, उसके बारे में है। तीसरी यूनिट आपकी जो है वो 2 पोर्शन में बटी हुई है। एक तो आपकी है टॉर्ट रिलेटिंग टू पर्सन, और टॉर्ट रिलेटिंग टू पर्सन के अलावा एक दूसरा है टॉर्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, वो आपकी 2 हिस्से में बटी हुई है। और जो चौथी यूनिट आपकी है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। पहले ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का हुआ करता था, जिसको बदल के अब सिलेबस में 2019 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डाला गया है। अगर हम बात करें एक यूनिट से सवालों की बात करें, या चूँकि अब पैटर्न बदला है, 10 सवाल कहीं से पूछा सकते हैं, 1, 2, 3 ही यूनिट से सारे पूछा सकते हैं, या हो सकता है कि अलग अलग यूनिट से सवालों का बंटवारा रहे। तो अगर एक यूनिट से बात कर लें हम, तो जो पहली यूनिट आपकी है उसमें आपके लिए जो सवाल बन सकते हैं वो सवाल ऐसा आया है और आता रहा है, आने की उम्मीद है कि टॉर्ट की डेफिनेशन क्या है, टॉर्ट शब्द का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, टॉर्टम से हुई है, टॉर्टम किस भाषा का है। तो आपको ये चीज़ पढ़ करके जाना है कि टॉर्ट की जो डेफिनेशन है उसको, और टॉर्ट और टॉर्ट्स में डेफिनेशन, टॉर्ट और टॉर्ट्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। साथ में जब आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो साथ में एक पिजन होल थ्योरी है, पिजन होल थ्योरी भी पढ़िएगा। इसके साथ में टॉर्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है और इंडिया में टॉर्ट के नॉन डेवलपमेंट का कारण। तो एक सवाल आपका ऐसा बन सकता है कि टॉर्ट की डेफिनेशन बताइए, टॉर्ट कितने, टॉर्ट को कैसे भारत में विकसित किया गया है, भारत में टॉर्ट के विकास, भारत में टॉर्ट के विकास को रोका कैसे, उसमें अवरोध कैसे आया, उसका क्या कारण है, और उसके साथ में टॉर्ट में कौन से एलिमेंट्स, कौन से ऐसे मैलिशियस एलिमेंट्स हैं जो शामिल हैं। आपका एक सवाल ऐसा बन सकता है, लेकिन अभी हाल के आपके जो पेपर देखें तो उसमें ऐसा सवाल आया नहीं है, आने की उम्मीद लेकिन है। सवाल अगर ऐसे बात करें, उन सवालों की बात करें जो सवाल खूब पूछे गए हैं और जिनकी इस बार आने की उम्मीद है, तो मैं जो पहला सवाल बोलूँगा वो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का। और जब आप फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को पढ़ करके जा रहे हैं तो केवल डेफिनेशन और केस लॉस पढ़ के मत जाइएगा। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में जो ज़्यादा फोकस किया गया है वो पूछा गया है कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में कंप्लीट रिस्ट्रेन होना ज़रूरी है, कमेंट करिए, और जो डिटेंशन है वो अनलॉफुल होना ही चाहिए। तो डिटेंशन मस्ट बी अनलॉफुल और एक देयर मस्ट बी अ कंप्लीट रिस्ट्रेन। तो इसके बारे में आपको अपनी बातें रखनी है, आर्गूमेंट रखने हैं और आपको केस लॉ के साथ अपनी बात को मजबूत करना है। दूसरा सवाल जो आपके लिए है वो एसेंशियल था मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब विदेशपूर्ण अभियोजन, और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कैसे होता है, और इसमें एब्सेंस होना चाहिए रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज का। एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज इज मस्ट इन केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। इस पर आपको अपने कमेंट्स करने हैं और आपको केस लॉ, मैं केस लॉ बार बार नहीं बोलूँगा, मैं ये जरूर कहूँगा कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, मुझे लगता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाली चीज़ को छोड़ दिया जाए तो जो शुरुआती जो आपके सारे 3 यूनिट के सवाल है उसमें आपको केस लॉ खूब लिखने हैं, भर भर के लिखने हैं। तीसरा सवाल आपका है जो लायबिलिटी को लेकर के है, उसमें आपको दोनों प्रकार की लायबिलिटी पढ़ के जाना है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों पे केस लॉस, और इंडिया में स्थिति क्या है, इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी की स्थिति क्या है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की स्थिति क्या है, और इंडिया में इंप्लीमेंट कौन सी वाली हो रही है। अगले सवाल की बात करें तो नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में आपको पढ़ना है कि नेग्लिजेंस में जो ड्यूटी टू टेक केयर होती है वो किसके ऊपर होती है, और नेग्लिजेंस होने पर सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा, तो ड्यूटी टू टेक केयर चेक की जाती है, और किसकी ड्यूटी होती है वो चेक करने की। तो नेग्लिजेंस आप पूरा कॉम्पैक्ट पढ़ के जाइएगा। फिर हम आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं। तो एक तो फिलोसॉफिकल सवाल आता है कि क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 का है उसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों 1986 वाले को हटाना पड़ा, 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 का है उसमें अंतर क्या है, किस
किस ऐसी खास चीज़ को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जोड़ा गया है जो 1986 वाले एक्ट में नहीं था। और उसके बाद मैं बोलूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रीड विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 करके जाइए। तो उसके बाद इसमें जो कंज्यूमर के राइट्स हैं, एक कंज्यूमर के पास, एक उपभोक्ता के पास क्या क्या अधिकार हैं वो पढ़ के जाना है आपको, और कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर आप एक कंप्लेन कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में जा करके। तो ग्राउंड्स, जो भी कंप्लेन के ग्राउंड्स, और हाँ, कंप्लेन पे सवाल ये भी आया है कि फॉर्मेट बनाने के लिए कि जिला उपभोक्ता फोरम में या राज्य उपभोक्ता फोरम में या नेशनल राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में आपको एक एप्लीकेशन देनी है तो उसका फॉर्मेट तैयार करिए। तो फॉर्मेट पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किसको संबोधित करना होता है, कैसे पैरास बदले जाते हैं, कहाँ पे डेट डालनी होती है, कहाँ समय डालना होता है, कहाँ पे जो फोरम है उसको कहाँ पे एड्रेस करना होता है, कहाँ लिखते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जब आप पढ़िए तो 1986 से थोड़ी तुलना करके पढ़िए, ताकि कुछ ऐसा सवाल आए जिसमें आपको थोड़ा सा फिलोसफी लिखनी हो, दर्शन लिखना हो, तो आप लिख ले जाइए। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िए तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम करके लिखा हुआ है, उसमें आपके पास 3 हैं, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। और मैं कहूँगा कि इन तीनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक जैसे हैं, इसलिए थोड़ा सा आसान भी है। तो जब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम पढ़िए तो आप सारी चीज़ें पढ़ के जाइए। उनका गठन कैसे होता है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, उनका जुरिडिक्शन क्या है, उनका सामान्य क्षेत्राधिकार क्या है, असामान्य क्षेत्राधिकार क्या है, उनके पास पावर्स कौन सी हैं, वो कौन सा फंक्शन करते हैं, उनकी अपील, स्टेट की अपील कहाँ होती है, डिस्ट्रिक्ट वाले की अपील कहाँ होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और साथ में आपको एक कौन सी रेमेडीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, तो जो भी रेमेडीज़ ये लोग प्रोवाइड करा सकते हैं फोरम, उसको जरूर पढ़िएगा। वहाँ पे एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, अगर आप चाहिए तो उसको भी पढ़ करके जाइएगा। अगला सवाल आपका है कुछ मैगजीन्स हैं, जैसे जब आप टॉट पढ़ते हैं तो टॉट पूरा का पूरा एक तरीके से मैगजीन पे ही बेस्ड है। तो उसमें जैसे कुछ मैगजीन है, एक है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब कि यदि आप सहमति के साथ, हमारी सहमति से कोई व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है जहाँ पे टॉट अकर हो रहा है, तो वहाँ पे मेरी स्थिति क्या होगी, मेरी भूमिका क्या होगी, उसकी भूमिका क्या होगी। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। यूबीजो सिवियर मीडियम का मतलब कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, जहाँ पे अधिकार है वहाँ पे उपचार है। और रेस इप्सा लॉक्यूटर हो गया। रेस इप्सा लॉक्यूटर का मतलब कि थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, जो कुछ ऐसी घटना जो अपने आप में स्वतः एक साक्ष्य हो। तो रेस इप्सा लॉक्यूटर हुआ, यूबीजो सिवियर मीडियम हुआ, और वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया हुआ। मुझे लगता है ऑनर्स के सिलेबस में है, 5 ईयर कोर्स के सिलेबस में है, आपके सिलेबस में शायद है नहीं, लेकिन डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरियस एंड डेमनम, ये भी खूब पूछा गया है पुराने सिलेबस में। हो सकता है इस बार का सिलेबस बदला, इसलिए इस बार ना हो। तो ये मैगजीन्स को कायदे से पढ़ करके जाइएगा। मैगजीन्स के बाद अगर हम बात करें, आगे बढ़ें, तो हम पाते हैं डिफेमेशन। और डिफेमेशन जब आप पढ़ रहे होते हैं तो डिफेमेशन में आपको, मानहानि में आपको डिफेमेशन भी पढ़ना है, डिफेमेशन के क्या एक्सेप्शन है वो पढ़ना है। और लाइबल और स्लैंडर पे इंडियन लॉ में और इंग्लिश लॉ में क्या अंतर है, हम लोग किसको मानते हैं डिफेमेशन, किसको नहीं मानते हैं। अपवचन और अपलेखन, शायद हिंदी होती है, अपवचन और अपलेखन। तो लाइबल स्लैंडर को डिफेमेशन के साथ जरूर पढ़िएगा। जो मैं कहूँगा कि टॉर्ट रिलेटिंग टू पर्सन और टॉर्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। रिलेटिंग टू पर्सन का मतलब जैसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया, और असाल्ट हो गया, बैटरी हो गया, इन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइए। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लाइक न्यूसेंस है, ट्रेसपास टू लैंड है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं उसको पढ़िए। तो ये आपके जो 4 यूनिट के जो पुराने सवाल हैं जो आपसे खुद पूछे गए हैं वो हैं। मैं एक बार फिर से आपसे कह दूं कि टॉट का जो पेपर है आपका, वो पूरा का पूरा, उसमें कोई हमारे पास इंडियन पिनल कोड की तरह कोई कोड नहीं है, कोई लॉ नहीं है। तो हमारा जो भी टॉट डेवलप हुआ है वो इंग्लिश कोड की डिसीजन से डेवलप हुआ है। और चूँकि नॉन डेवलपमेंट का रीज़न एक ये भी है कि हमारे यहाँ पे जो न्याय निर्णय प्रक्रिया है, जो एडजुडिकेशन की प्रक्रिया है, वो काफ़ी महंगी है और थोड़ी सी मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस का मतलब कि जो अन्य मसले हैं सिविल के या क्रिमिनल के, वही इतनी ज़्यादा संख्या में है, वही इतने बहुतायत हैं कि टॉट के मसलों पे सामान्यतः कोर्ट ना तो ध्यान देती है और ना तो टॉट के छोटे मोटे मुआवजे के लिए लोग कोर्ट जाना चाहते हैं। लेकिन डेवलपिंग लॉ है और इंग्लिश लॉ से हम लोगों ने इसको कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद हम लोगों ने इसमें अपने भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मुलेट किए हैं और ये उसी की देन है कि हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 अपनाया और उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी लाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत नहीं आ पाती थी, या बोले तो CP एक्ट में वो चीज़ें बच जाती थी, तो वहाँ पे कंज्यूमर का काफ़ी नुकसान हो जाता था। उनके पास जो उनके ग्रीवांस रिडर्सल के लिए वो जाने के लिए उनके पास उतनी ज़्यादा आसानी नहीं थी, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आई है। तो जब भी आप CP पढ़िए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़िए,
तो 2019 वाले एक्ट में एक बार तुलना जरूर करेगा कि 1986 में क्या चीज़ें लैग करती थी, क्या चीज़ों की कमी रह जाती थी। बाकी जो भी बीच में जो भी टॉर्ट रिलेटिंग टू पर्सन है, रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, उसको बांट लीजिए। बिल्कुल सामान्य से सिद्धांत हैं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ, चाहे डिफेमेशन हुआ, चाहे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुआ, और या मैं प्रॉपर्टी वाली बात करूँ तो न्यूसेंस हो गया, ट्रेसपास हो गया, ट्रेसपास टू लैंड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जब भी टॉर्ट को पढ़िए तो सीधे कंसेप्ट पे आने के बजाय थोड़ा सा इसके जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो जरूर पढ़िएगा कि टॉर्ट डेवलप कैसे हुआ और टॉर्ट के नॉन डेवलपमेंट के कारण क्या है। कहीं ना कहीं आपके पेपर में लिखने में मदद होगी। और बीच के जो जैसे इनएविटेबल एक्सीडेंट है, एक्ट ऑफ गॉड है, क्वासी जुडिशियल एक्ट है, पेरेंटल एक्ट है, जो कि डिफेंसेस हैं, जो कि टॉर्ट के डिफेंसेस हैं, वो भी आपके सिलेबस में है, लेकिन उससे सवाल बहुत कम पूछे गए हैं, इसलिए मैं उससे बहुत महत्वपूर्ण नहीं बता रहा हूँ। बाकी यदि आपने पढ़ के रखा है तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपके लिए, बहुत धन्यवाद। आपके लिए सोने पर सुहागा जैसी चीज़ है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे प्रश्नों में से आपको प्रश्न मिले और आप सभी ने धैर्य रखा है इतने दिन तक, तो यकीन मानिए जितने भी आपके आने वाले प्रश्न पत्र हैं उसके पहले समय से मैं उस पर वीडियो लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जो भी अपकृत्य विधि या लॉ ऑफ टॉर्ट का अपना पेपर देने जा रहे हैं, आप ढेर सारे अंक अर्जित करें। आपके लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रणाम।